नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी प्री का जो अभी एग्जाम है दिसंबर में, उसके लिए जो अभी हमने एक सीरीज शुरू करी है। इसके पहले यूनिट 10 का हमने एक वीडियो बनाया था और आज ये यूनिट 9 का है। पहले तो मैं आपको सभी को बताऊं कि ये जो मैं क्वेश्चंस लाने की कोशिश करता हूं, इसका उद्देश्य ये नहीं कि बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन सबको बन जाते हैं। इससे पहले वाला वीडियो भी बनाया था तो उसमें हमने वो क्वेश्चन लिए थे जो एक्चुअल नेचर वाइज आपको अलग करेंगे। उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, अगर यूनिट 9 में कहा जाए ई कॉमर्स में ई का अर्थ क्या है, ये सबसे बन जाएगा। तो अगर ई कॉमर्स के वहां 8 क्वेश्चन आते हैं और 8 में से अगर वो 3 क्वेश्चन होते हैं जो नेचर वाइज टफ होते हैं, वही आपकी मेरिट लेके आएंगे। बाकी तो आप यही कहोगे कि मेरे 70 नंबर आ गए, 72 आ गए, मैं 4 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, ठीक है, मेरे 3 नंबर कम रह गए। उन 3, 4, 2, 5 की जो कहानी है, उनके लिए ये सीरीज चलाई जाती है हमारी। तो अगर आपने यूनिट 10 का नहीं देखा हो तो यूनिट 10 का वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, तो आपको समझ पड़ेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी अभी आ रहे हैं। और इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए पिछले साल के वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको समझ पड़ेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में और हमने कैसे उसको प्रिपेयर कराया था। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे पुराने वीडियो भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के हमने इस पे वीडियो बनाए हैं। फॉरेस्ट के भी 10 वीडियो हमने बनाए हैं। आप पिछले 2 फॉरेस्ट के पेपर देखिए, आपको काफी हेल्पफुल होगा। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत ही हेल्दी टेस्ट सीरीज। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम इस टेस्ट सीरीज से ही पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज के क्या क्वेश्चंस आपके लिए रखें। ई कॉमर्स के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला पीपीआई का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है? अब समझिएगा ये प्रश्न मैंने क्यों किया है ना। देखिए, अभी एमपीपीएससी में एक जो है पेपर आया था डीएसपी रेडियो का। उसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का। तो अब उस समय आपको लगा होगा, अरे यार, ये यूपीआई का क्या मतलब होता है? क्योंकि हम रोज यूज करते हैं लेकिन उसको फुल फॉर्म में यूज नहीं करते। जैसे आप खुद सोचिए, आप में से हर एक स्टूडेंट अभी रोज जो है वो कहीं ना कहीं एक वॉलेट में पैसा रखता होगा, चाहे वो फोन पे का हो, पेटीएम का हो, अमेजॉन पे का हो, व्हाट्सएप पे का हो। और उसमें पूरी प्रक्रिया जो होती है वो होती है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जिसके लिए अलग से कहीं कोई आपको बहुत ज्यादा केबीसी के नॉर्म्स की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। और यही कारण है कि ये विवादों में है। ये विवादों में इसलिए रहता है क्योंकि सीधे इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। अभी जैसे पहले जब ये आया था प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, है ना, मतलब पहले तो आपको ये समझ पड़ गया कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक प्रकार का ऐसा साधन है, इसका इस्तेमाल आप ई कॉमर्स में ऑनलाइन प्रक्रियाओं के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीपावली को आपको अपने भाई बहन पापा मम्मी को कोई एक गिफ्ट कार्ड भेजना है 5,000 रुपए का, तो जो है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई यूज कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जो वॉलेट के अंदर पैसा रहता है, जिसके लिए बैंक अकाउंट को लिंक करने की आवश्यकता नहीं होती, वो प्रीपेड अगर कहा जाए पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। तो अभी इसी साल 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन का जो है वो लिंक आपको जो है वो इसमें लिया, कि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर जो है वो काम किया। यहाँ अगर हम जाएं, ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है बकायदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि अंडर व्हाट पावर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इशू मास्टर डायरेक्शन ऑन द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगस्त 2021, ये कब की खबर है? नवंबर 2022 की। इसके बाद अभी जून में 2023 में एक और कमेटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बनाई, और उसमें कहा कि हाँ, इसमें जो है वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं जो है केवाईसी के नॉर्म्स जो है वो फुलफिल करना हो। ठीक है, अभी क्या होता है कि 2 तरह के पीपीआई जो है वो पीपीआई होते हैं। एक होते हैं 10,000 रुपए तक का, इसमें कोई केवाईसी की, यानी केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, कोई जरूरत ही नहीं है। आप बिना केवाईसी के 10,000 रुपए तक जो है अगर कहा जाए लूट करो पैसा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा होता है केवाईसी नॉर्म, जिसमें आप 10,000 रुपए के ऊपर जाओगे ना, 50,000 रुपए तक आप उसमें रख सकते हो, यानी कि आपके वॉलेट में अगर आपका केवाईसी अपडेट है तो 50,000 तक रख सकते हो। अब आजकल तो बैंकिंग फ्रॉड कितने हो रहे हैं यहाँ पर अगर कहा जाए, तो उसके लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक पूरी की पूरी जो है वो कमेटी जो है वो फाउंड की गई, और वो कमेटी को जो है वो ये देखने का जिम्मा दिया गया कि भाई वो बताए कि वो कैसे जो है वो काम करेगी। और उसके लिए भी आपको उसका नाम भी जो है वो आप सभी जो है वो याद रखिएगा। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ नाम, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, यहाँ आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं DICGC, ये याद रखिएगा, है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के थ्रू जो है वो अगर कहा जाए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कराई आरबीआई ने,
और उसका काम ही यह है कि वो बताए कि इसके ऊपर और क्या किया जाए, क्या 10,000 रुपए तक को भी जो है वो केवाईसी नॉर्म्स में लाया जाए या नहीं लाया जाए, वो सब पे आंसर जो है वो करने के लिए इसको जो है वो बनाया गया। तो जो है वो अगर कहा जाए, ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब इस क्वेश्चन से आप आज से याद क्या करेंगे, यूपीआई का फुल फॉर्म, भीम ऐप का फुल फॉर्म, ठीक है, जैम का फुल फॉर्म। ये दिखते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे, लेकिन जो है अगर कहा जाए कहीं ना कहीं जो है वो ये आ जाते हैं ना। जैसे अगर कहा जाए कि जैम मतलब आप आधार से जब अपने मोबाइल को लिंक करते हैं, तो उसमें जो है वो अगर कहा जाए रोजमर्रा की जिंदगी में तो जो है अगर कहा जाए एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जैम। अब वो एग्जैक्टली है क्या, वो अपने दिमाग में चलना चाहिए ना। यहाँ पर अगर कहा जाए कि जनधन जो है वो आधार से कैसे लिंक करा जाएगा उसको, ये वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन भी जो है वो अगर कहा जाए, आपको मालूम होगा कि अभी B2B, B2G, B2C टाइप का एक क्वेश्चन आ ही रहा है। कई बार तो दो पूछ लेते हैं। हमने इसको करंट से कनेक्ट किया। भारत सरकार द्वारा 2022 में लॉन्च किया गया बिजनेस, ठीक है, इंडिया बिजनेस पोर्टल, इसका नाम है इंडिया बिजनेस पोर्टल। ई मार्केट प्लेस या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। आपको लगता होगा कि सीधे आंसर दिखता है, एक्चुअल क्या होता है, मैं आंसर इसीलिए इसमें करके रख देता हूँ रेड, क्योंकि कई बार मैं बोलते समय टिक लगाता हूँ तो बोल सही रहा हूँ पर टिक ऊपर लग गया, तो कंफ्यूजन हो जाए, तो उस कंफ्यूजन का निदान ये है। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब ये है क्या बिजनेस टू बिजनेस, तो इसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 27 मार्च 2022 का एक जो है अगर कहा जाए इनिशिएटिव है भारत सरकार का। और आपको दिख रहा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, अनुप्रिया पटेल, लॉन्च इंडिया बिजनेस पोर्टल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। एक्चुअल क्या है कि हमारे जो यहाँ के बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन, जैसे कोई लकड़ी का काम करता है ना, कोई फर्नीचर बनाता है, कोई पेंटिंग करता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्किल्ड लोग हैं, ये अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों तक कैसे पहुंचाएं। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कैसे पहुंचाए, तो वहां की कुछ कंपनियां क्या करें, इनके प्रोडक्ट खरीद लें और फिर उसको वो सेल आउट करें। यहाँ से वो सीधे अमेरिका के किसी आदमी को तो नहीं बेच सकते, तो वहां कोई कंपनी कर ली। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा कि भारत सरकार ने एक पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म दिया। बहुत सिंपल सी वे में ऐसे समझ लें कि कोई एक बच्ची है, उसको बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना आती है, मधुबनी, और वो मधुबनी पेंटिंग बनाती, पर वो चाहती कि उसकी पेंटिंग्स जो है बिहार से निकलकर अमेरिका तक जाए। कैसे जाएंगी, इसके थ्रू जाएंगी। तो ये लिखा हुआ लॉन्चिंग द जो है वो पोर्टल, इसका नाम है इंडियन बिजनेस पोर्टल। ठीक है, और फुल फॉर्म तो आपको ये याद, मतलब ये याद ही रखना पड़ेगा, उसमें कुछ बात ही की बात नहीं। और ये किस मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, ये B2B, तो ये दिखा होगा, दिस इज ए B2B डिजिटल मार्केट प्लेस टू एम्पावर SME। ठीक है, SME का मतलब होता है स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, एक्सपोर्टर, आर्टिस्ट, फार्मर्स, उनको जो है वो अगर कहा जाए ये प्रमोट करेगा। हिंदी में भी मैंने लिख लिया यहाँ पर, आप चाहें तो यहाँ हिंदी भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इंडियन बिजनेस पोर्टल उन तत्वों को ध्यान में देता है जो माननीय प्रधानमंत्री की विजन तथा निर्यातक के डिजिटलीकरण में MME में सहायतक हो, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा निर्यात हो। तो इस तरह से ये B2C मॉडल नहीं, B2B, यहाँ का कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरे देश बेचे और वहां से वो कंज्यूमर तक जाए, तो उसमें ये मॉडल जो है वो इस्तेमाल जो है वो होगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के विकास की अवस्थाओं का एक चरण नहीं है। अभी AI तो चल ही रहा है। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि जब हम AI की बात करते हैं तो उसमें हमको सबसे पहला जो नाम मिलता है वो जॉन मैकार्थी का मिलता है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज इतने रूप में आ गई। ये प्रश्न मैंने क्यों लिया कि आपको क्या करना है, अभी भी जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे ChatGPT, आपको मालूम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में एक नया पूरा के पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो खड़ा हो गया। ऐसे जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके नाम आप याद रखिए। जैसे ट्यूरिंग टेस्ट, आप 50s में 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो पहला टेस्ट था जिसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टेस्टिंग, मतलब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फ्यूचर में काम करेगी। ठीक है, डीप ब्लू, आपको याद होगा ये वो कंप्यूटर था जिसने चेस में गैरी कास्पर को जो है वो हराया था, उसके साथ चेस खेली थी इसने, यानी ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड अगर कहा जाए कंप्यूटर था। ठीक है, एलेक्सा ऑलमोस्ट जो है वो अगर कहा जाए रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एलेक्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज टाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज सीरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब प्लेटफॉर्म, आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो नो डाउट जो है वो अगर कहा जाए आपके पास सीरी होगा। ठीक है, अगर आप ऐप जो है वो गूगल की डिवाइस यूज करते हैं तो उस पर अल्फागो है, सुना होगा आपने अगर कहा जाए, अल्फागो। ये सब इनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अगर आप इनकी एक लिस्ट बना लेंगे
छह तो ये मैंने ही बता दिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ये एक जो है वो अगर कहा जाए एक लिंक हो जाएगी कि हाँ देखो दो तरह के प्रश्न आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ लेगा, कितने प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। वो क्वेश्चन फिर भी जो है अगर कहा जाए आपका दिमाग जो चल जाएगा कि हाँ भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास से जुड़ा कोई जैसे डीप ब्लू ही पूछ लिया, तो हमारा दिमाग जो है वो गड़बड़ा जाएगा। अभी हमारे दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सबसे कमजोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद हम जो है वो एजीआई पे आते हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थोड़ा सा ठीक स्थिति है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिस अवस्था की ओर जाने की दौड़ लगा रहे हैं उसका नाम है सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको अपन एएसआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। उसकी ओर हम दौड़ लगा रहे हैं, हमको लग रहा है कि भविष्य में जो है वो हम सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो अपना पाएंगे। लेकिन ये तो हमको याद रहेगा, बट क्या हमको याद रहेगा ये जो नाम बोला? ठीक है कि हाँ भैया जो है वो अल्फागो का इस्तेमाल काय में किया जाएगा, एलिजा का इस्तेमाल काय में किया जाएगा, एलिसा का इस्तेमाल काय में किया जाएगा, ठीक है। रोम्बा का इस्तेमाल अभी आप में से देखिए इंटरनेट पे टाइप करिए ये वर्ड जो है वो रूम्बा टाइप कीजिएगा और ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा नाम, RROOMBA। तो आपको समझ पड़ेगा अच्छा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में 2002 में इसको जो है वो 20 साल हो गए। 2002 में जो है वो एक पूरी प्रक्रिया थी जिसके तहत जो है वो अगर कहा जाए कि वैक्यूम क्लीनर को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते थे वो उस तरह से काम करता था। ये उस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्लेटफॉर्म था। तो इनकी एक लिस्ट बना लीजिए, यानी दो तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को प्लान कीजिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जो है वो अगर कहा जाए 1950 से लेकर 2023 तक के पूरे अवस्थाएं तैयार कीजिए यहां पर अगर कहा जाए। और दूसरा टाइप कीजिएगा टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब उसको जो है अगर कहा जाए वो टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर जितनी भी आप भविष्य में सबसे ज्यादा आपको मालूम होगा भविष्य का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होगा, थ्योरी ऑफ माइंड, हमारी तरह सोचने लगे वो यहाँ पर। तो ये प्रश्न अब कैसे बनेगा वो देखने वाली बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ओएसआई मॉडल में प्रयोग की जाने वाली 7 लेयर में से किस लेयर का उपयोग एक डाटा फॉर्मेट को दूसरे डाटा फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? ये इतना कॉमन क्वेश्चन है कि एमपीपीएससी को बहुत अच्छा लगने लगा है ये क्वेश्चन। इंटरनेट के ऊपर अब वो प्रोटोकॉल वाले क्वेश्चन चले गए कि जैसे अगर कहा जाए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 के बारे में वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता। उसका कारण है कि वो बहुत क्वेश्चन इससे पहले जो है पूछ चुका है। अब जो है वो ओएसआई जो है वो मॉडल है, उस ओएसआई मॉडल के में जो 7 अलग अलग लेयर्स हैं उनके बारे में पूछता है। जैसे कहा गया कि आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलेट करना है डाटा फॉर्मेट को अनदर डाटा फॉर्मेट में, तो हमारा दिमाग चलना चाहिए कि लेयर 6, टोटल जो है वो 7 लेयर होती है। अब इसमें करना क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। इन 7 लेयर को, ये लेयर 6 है, आप किसी भी वेबसाइट पे चलिए, इंटरनेट पे चलिए, आराम से मिल जाए, कुछ जो है अगर कहा जाए उसमें नहीं। तो ये लेयर जो होती है ना, इसमें जैसे लेयर 1 जो होती है, पहली जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर, है ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कुछ एक दो, तो फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर, जैसे आप फिजिकल लेयर पढ़ो ना, तो फिजिकल लेयर में आप ये पढ़ लो कि जैसे अपन कंप्यूटर है, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं ना, काय से जोड़ते हैं, है ना, उनमें जो नोड होती है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जैसे दो कंप्यूटर है, अभी आपने लिंक कर दिया तो उसमें बस टोपोलॉजी हो गई, स्टार टोपोलॉजी हो गई, मेज टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई। ये फिजिकली अपन ने उनको कनेक्ट कर लिया। जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, अगर मैं इसको किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करूं तो ये फिजिकल लेयर इसमें काम करेगी। तो जितने भी अगर कहा जाए कंप्यूटर में हार्डवेयर हो रहे हैं, जो केबल हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपके मोबाइल में जो आप यूज करते हो ना यूएसबी, वो किस लेयर का एग्जाम्पल हो गया, वो फिजिकल लेयर का हो गया। आप अपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो, वो भी फिजिकल लेयर का हो गया। ठीक है, तो मतलब रटना नहीं है, अपने दिमाग में क्लियर हो गया कि यार हाँ कंप्यूटर में जितनी केबल यूज हो रही है, आज मेरे कंप्यूटर में जो इंटरनेट का केबल आके कनेक्ट हो रहा है अगर कहा जाए ये इंटरनेट के लिए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, तो वो भी फिजिकल लेयर के अंदर। तो लेयर 1 फिजिकल लेयर सभी तरह की टोपोलॉजी मैनेज कर लेगी, है ना, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, सभी तरह के हार्डवेयर में केबल्स वाला जो सिस्टम है, फाइबर ऑप्टिकल केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक है, यूएसबी वाला जो केबल सिस्टम है उसको मैनेज कर लेगी। ये फिजिकल लेयर हो गई। ऐसे मतलब ऐसे 7 लेयर है। ठीक है, जैसे दूसरी लेयर जो होती है उसको बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। अब डाटा मतलब इधर से उधर डाटा जाएगा, खुद दिमाग लगाओ, जैसे डाटा। अब ये क्वेश्चन इतना कॉमन है, एग्जाम में इतना आता है डाटा लिंक लेयर का। अब डाटा लिंक क्या, तुम डाटा कैसे ट्रांसफर करोगे?
अगर आप सोचो इस समय आपके पास जो मोबाइल में डाटा आ रहा है कैसे आ रहा है, आपके घर में अगर कोई कंप्यूटर लगा उस पर डाटा कैसे जा रहा है, या तो वो ठीक है इथरनेट केबल से आ रहा हो, ठीक है, या वो जो है वो अगर कहा जाए आपके राउटर से आ रहा होगा, या वो अगर कहा जाए कि स्विच से आ रहा होगा, ब्रिज से आ रहा होगा। ये सब जो है वो अगर कहा जाए आपके डाटा ट्रांसफर में यूज होते हैं ना, ब्रिज का इस्तेमाल, स्विच का इस्तेमाल, इथरनेट का इस्तेमाल, यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये सब जो है अगर कहा जाए डाटा का यूज काय में कर रहे हो। जो आप डाटा, ये अभी मेरा मेरा वीडियो देख रहे हो, क्या है ये अगर कहा जाए, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना, एमएससी बोलते हैं इसको। तो ये डाटा लिंक हो गई। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ना, रट लेते हैं इसको, रट लेते हैं। उनने कहा लेयर वन फिजिकल लेयर, अब अंदर गए नहीं, फिजिकल लेयर को समझने की कोशिश नहीं करी कि फिजिकल लेयर क्या करेगी। ठीक है, डाटा लिंक। अभी तीसरी लेयर क्या हो गई, जैसे तीसरी लेयर का नाम है सपोज नेटवर्क लेयर, है ना, तीसरी को नेटवर्क की लेयर कहते हैं। अब नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है आज एक आम आदमी कंप्यूटर में, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा है, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल V6 यूज कर रहा है ज्यादातर। तो आपसे सिंपल, अभी ये कितने बार जो क्वेश्चन आ चुका है अगर कहा जाए कि IPv6 अगर कोई प्रोटोकॉल पूछ ले, तो IPv6 प्रोटोकॉल जो है वो अगर कहा जाए वो OSI मॉडल की किस लेयर के अंतर्गत आएगा, तो हमने कहा साहब इस लेयर के अंतर्गत आएगा। अभी PSC ने 2-3 साल पहले ये IPv6 में क्वेश्चन पूछा था कि वो उसका जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, ये 128 बिट वाला क्वेश्चन आया था। अगर आप इस लेयर को स्टडी करते तो आप लिंक तक चले जाते। तो तीसरी लेयर हमारे दिमाग में आ गई कि हाँ तीसरी लेयर जो है अगर कहा जाए नेटवर्क लेयर होगी, जो नेटवर्क हम देख रहे हैं यहाँ पर उनको देखेगी। चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट को देखेगी, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है इसके अंदर, ठीक है, उसको जो है वो देखेगी। ऐसे ही पांचवी लेयर जो होगी सेशन लेयर होगी, छठवीं जो है वो अगर कहा जाए प्रोटेक्शन लेयर होगी, और सातवीं जो है वो अगर कहा जाए एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से सब अलग अलग जो है वो लेयर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए मुझे अपने कंप्यूटर में एक मेल किसी को करना है, ठीक है, तो मेल के लिए मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज करूंगा, मेल के लिए सबसे पहले मैं करूंगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान से ना, SMTP कर लिया मैंने। अब उस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में मेरा मन है कि मैं एक फाइल अटैच कर दूं जिसमें मेरे 4 फोटो लगे हुए, तो मुझे कहीं ना कहीं एक और प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये दोनों जो है वो जो है बाया जाएंगे एप्लीकेशन लेयर से, ये सातवीं लेयर जो सबसे। तो आज ऑलमोस्ट मैंने आधी लेयर तो ऐसे ही समझा दिया, बट आप इस तरह से जो है अगर कहा जाए OSI मॉडल को, ठीक है, खुद भी तैयार कर सकते हो, मेरी जरूरत नहीं है वहां पे आपको। ये एक क्वेश्चन आएगा, जो प्रश्न स्टैटिक है और आने की संभावना बनती है उसको पहले ही तैयार कर ले तो अच्छा है। अब आता है भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है साइट्रेन पोर्टल, निम्नलिखित में से किसका जो है वो अगर कहा जाए। अब क्या होता है, हम साइबर क्राइम तो पढ़ रहे हैं, वहां टॉपिक है आपको साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम में क्राइम के ऊपर जा ही नहीं रहे। उन्होंने कहा क्या हो रहा है साइबर क्राइम के अंदर, तो उन्होंने कहा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो रहा है अभी खूब, ठीक है, या फिशिंग हो रही है, विशिंग हो रही है, स्मिशिंग हो रही है, ठीक है, साइबर ग्रूमिंग हो रही है, बच्चों को जो है वो गलत तरीके से भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। ये तो हमने रट लिए, लेकिन उसके ऊपर अभी नया इनिशिएटिव कुछ है क्या, वो हम पढ़ पा रहे हैं। अगर वो नहीं पढ़ पा रहे तो गड़बड़ है। जैसे साइट्रेन, अब साइट्रेन बकायदा अगर मान के चलो पढ़ा नहीं होता तो तुम ट्रेन से ट्रेन इंक्वायरी लगाए आते। मतलब देखो हमेशा क्या करना चाहिए, प्रश्न को दो तरह से समझना चाहिए किसी भी टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है। क्या इस प्रश्न के बारे में मेरा व्यवहारिक ज्ञान पहले से था, कि मैं पहली बार ही समझ रहा हूँ, अरे बाप रे ये तो सरकार इतने समय से चला रही है लेकिन मुझे पता ही नहीं कि साइट्रेन क्या चीज होती है। तो साइबर जो है वो अगर कहा जाए क्राइम की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए साइट्रेन जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। अभी मैं दो क्वेश्चंस को लिंक करके बता रहा हूं आपको। इसका तो जो है वो साइट्रेन का हो गया, साइबर क्राइम के लिए ट्रेनिंग, ठीक है। अगला जो है वो अगर कहा जाए, मैंने प्रश्न इसी से जोड़कर पूछा, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, ये नई दिल्ली में। अब इन दोनों क्वेश्चंस को मैं लिंक कर रहा हूं, ठीक है, जाकर इंटरनेट के ऊपर, तो वो मैं आपको जो है वो दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए लिंक जो है वो कैसे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको रोके दो। अब ये पहले तो मैंने आपको बता दिया, ये साइट्रेन की वेबसाइट है, देखिए लिखा है ना साइट्रेन, नेशनल साइबर रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल साइबर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि साइट्रेन मतलब नेशनल साइबर ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें दो फायदे, अभी हम में से ज्यादातर जो है वो लोग इस वेबसाइट को विजिट ही नहीं करते। अगर आप इसको विजिट करें, इस पे जो वीडियो उपलब्ध है उनको देखें, तो आपको साइबर क्राइम को जो है वो अगर कहा जाए समझने का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल कौन कौन से साइबर क्राइम होते हैं,
इन साइबर क्राइम से जो है अगर कहा जाए कि कैसे बचा जा सकता है, जैसे इसका एक इनिशिएटिव आपको देख रहा होगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अब ये जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, अगर आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उसके लिए अवेयरनेस चलाता है। अभी जो भी दुनिया भर में अगर कहा जाए, जैसे अगर कुछ समय पहले आपको याद होगा पेगासस का मुद्दा छाया था, इसने वो जो है वो अवेयरनेस फैलाई। आप इस वेबसाइट को आप क्या कर रहे हो, स्टेटिक साइबर क्राइम पढ़ के जा रहे हो, है ना, कि साइबर ग्रूमिंग क्या होती है, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, या जो है अगर कहा जाए डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, ठीक है, या आपने जो है वो फिशिंग पढ़ ली, ठीक है, ऐसे साइबर क्राइम। बट जो अभी नया इनिशिएटिव हो रहा है, कैसे उससे अपन बचें, क्या करें, यहाँ पर ये सब आपको इन वेबसाइट्स पे मिलेगा और अच्छा मिलेगा। और इनको आप एक बार फॉलो करोगे तो पेपर सेटर भी इनको फॉलो करता है आजकल। अगर आप जो है वो अगर कहा जाए पेपर सेटर, जैसे यहाँ पर साइबर क्राइम अवेयरनेस पे आप चले गए, तो यहाँ पर आप जो है वो अगर कहा जाए जब अवेयरनेस पे गए, ये साइबर सिक्योरिटी बुक आपने खोली, आपको लग रहा है हिंदी में खोलना है, हिंदी में खोल लो, इंग्लिश में खोलना है, इसमें आपको क्या होगा कि जैसे ही बुक डाउनलोड हो जाएगी तो आपको पता चलेगा अच्छा इतने तरह से साइबर क्राइम होते हैं, इन साइबर क्राइम को ऐसे हम जो है वो अगर कहा जाए पढ़ सकते हैं। आपका खुद का नोट्स तैयार हो गया, साइबर क्राइम के प्रति आपकी जो सोच है कि हाँ साइबर क्राइम से हम कैसे बचें, वो हो गई। दूसरा, आप एग्जाम तो एग्जाम, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी साइबर क्राइम से होने वाले किसी समस्या से जो है वो बच सकते हो। तो ये प्रश्न, इसीलिए मैं जो प्रश्न उठाता हूं कि उसका उद्देश्य क्या होगा कि करंट भी कवर हो जाए, स्टैटिक भी कवर हो जाए, दोनों तरह के क्वेश्चन। जैसे अभी ये बुकलेट खुल गई साइबर सेफ्टी हिंदी, अभी दिखा भी देता हूँ एक आध क्वेश्चन में आपको। यहाँ पर ये साइबर सुरक्षा के लिए किशोरों के लिए पुस्तक है ना। अब इसमें आप नीचे चले गए, ये यहाँ से, ये पहले तो अपन यहाँ चले गए, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ये पूरा आ गया है ना, क्या क्या है इसमें, साइबर ग्रूमिंग है, साइबर बुलिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, ईमेल धोखाधड़ी है, ऑनलाइन लेन देन में धोखाधड़ी है, नेटवर्क प्रोफाइल की सुरक्षा के उपाय। अब इसमें इतनी सरल भाषा में इन सबको बताया गया है कि आपको ये, अभी आपके तो खुद ही तैयार हो गए। अब साइबर अपराध क्या है, ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा हो गया, ये पूरी लिस्ट आ गई साइबर अपराध की। दूसरा, साइबर खतरे को किस प्रकार से आप प्रभावित हो सकते हैं, ये पूरा आ गया, कैसे कैसे। तो आपको पता चला कि ईमेल स्पूफिंग हो सकती है हमारे साथ, ये आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कि आपको लग रहा है और आपने क्लिक करा और अकाउंट से पैसा उड़ गया। यहाँ पर इंग्लिश में करोगे, इंग्लिश में साइबर बुलिंग तो बहुत ज्यादा अगर कहा जाए, ठीक है, अगर चल रहा है, मतलब किसी को मेंटली हरास करना, लोग बाग कई बेचारे अपराध कर बैठते हैं, मतलब गलत जो है पहचान चुरा के आप काम कर रहे हैं, जॉब फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, इतना सारा इसमें इतना अच्छा दिया है, इतना सरल दिया, मैं पढ़ चुका हूँ ये। आपको इंग्लिश में लग रहा है आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में लग रहा है आप हिंदी में पढ़ो, आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप उसको कैसे जो है वो अगर कहा जाए तैयार करोगे। तो ये यहाँ से हो गया, या यहाँ से हैंडबुक इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना, जैसे ये मैं हिंदी में डाउनलोड करी ऐसे इंग्लिश में कर लेना। तो ये साइबर यानी एक क्वेश्चन अपना कितना सरल यहाँ पर हो गया कि भाई ये साइट्रेन तो समझ पड़ा ही पड़ा, प्लस साइट्रेन के साथ आपको ये भी समझ पड़ गया कि हाँ साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार किस तरह के इनिशिएटिव चला रही। दूसरा प्रश्न मैंने जो पूछा था यहाँ पर, ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ, तो यहाँ पर नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ये नई दिल्ली में है, द्वारिका में। देखो फाइव जो है वो नेशनल जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज बहुत सारी जगह है, 7 जो है वो अगर कहा जाए लेबोरेटरीज इस समय काम करी। मैं पहले आपको यहाँ दिखा देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी अभी एक हैदराबाद में भी काम कर रही है, दूसरा अगर आप यहाँ पर जाओगे तो और भी आपको जो है वो अलग अलग मिल जाएंगे, पर जो साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा अगर आप यहाँ जाओ, ये मैंने इसीलिए खोल के रखा कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी है, ठीक है, इन दी कंट्री, तो लिखा हुआ है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ये अभी का है अगस्त 2003, अपार्ट फ्रॉम द जो है अगर कहा जाए फैसिलिटी, 7 सेंट्रल फॉरेंसिक, फॉरेंसिक बोल रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है वो है, जिनमें साइबर फॉरेंसिक ट्रेनिंग लेबोरेटरी हैव बीन जो है वो 33 स्टेट्स में अलग अलग जगह जो है वो आप स्थापित कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपका आपस में जो है वो लिंक होकर आ सकता है। इसकी वेबसाइट अगर आप पढ़ लो, नेशनल साइबर क्या क्या करेगा, तो साइबर क्राइम को समझने का मौका मिलेगा। ये सब देख रहा है, ये जितने भी साइबर से रिलेटेड इश्यूज है, ये वाला क्वेश्चन इससे लिंक हो सकता है। तो अभी आपके खुद ही जो है वो अगर कहा जाए दिमाग में क्लियर हो गया कि यार क्यों हम इतनी जो है वो दौड़ भाग कर रहे हैं, सब चीजें सरल जगह पर लिखी हुई हैं तो हम सरल ही उसको करें ना। अगला है रोबोट बैंडिकूट तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाएगा, है ना, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में, सीवर लाइन का पता लगाने में, ठीक है, की सफाई में, परमाणु संयंत्रों के जो है अगर कहा जाए कि इंस्पेक्शन में, ये साइबर अपराधों का पता लगाने, तो सीवर लाइन।
पहले तो समझ लें कि ये बिल्कुल अब अभी का है, अगस्त 2023 का पीआई भी मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर, समझे। पहले क्या होता था कि जो सीवर लाइन होती थी, सीवर जो गटर वगैरह जो होते हैं उनकी जो लाइन होती है, उनकी सफाई इंसान खुद ही करता था। उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस बनती है। जिस बार कई बार क्या होता है कि जब नीचे उस सिविल लाइन में व्यक्ति उतरता था तो उस टॉक्सिक गैस के संपर्क में आने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती थी। तो अब भारत सरकार को लगा कि जब हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल बाकी क्षेत्रों में कर रहे हैं तो हम सेप्टिक टैंक की सफाई में रोबोटिक्स का यूज क्यों नहीं करें। वो जो मेन होल है सेप्टिक टैंक के शहरों में बड़े बड़े, जिसमें जो है वो अंदर बहुत ज्यादा चिकनाई जमा हो जाती है, उसको हम क्यों रोबोटिक्स से जो है अगर कहा जाए ठीक ना करें। तो सरकार ने जो है वो बैंडिकूट तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया। इसका उद्देश्य था कि स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर, यानी जो कैजुअलिटी होना चाहिए कि आप जो अगर कहा जाए सफाई कर रहे हैं और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ये तो फिर मेरे लिए और आपके लिए बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि इतना तकनीक होने के बाद जो है वो हम इंसान को नहीं बचा पा रहे। तो उसके लिए जो है अगर कहा जाए ये आया। तो आपको दिख रहा होगा कि बैंडिकूट उत्पाद जिस आवश्यकता को पूरा करते हैं, मेन होल के तल में जमा तलहट हटाने तक सीमित है। इसके कारण सीवर बंद पड़ सकता है और ऊपर से बहने लगता है। सीवर देखा होगा शहरों में तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम। इसीलिए रोबोट बैंडिकूट तकनीक अब हमने इस्तेमाल शुरू करी है, बिल्कुल अभी का है। आप अपने स्तर पर भी इसको पढ़ेंगे तो आपको एक आध आर्टिकल अच्छा मिल जाएगा। फिर आता है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले मिशन मोड प्रोजेक्ट में कौन सा स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कमर्शियल टैक्स, पेंशन, पीडीएस। अब इसको समझ लो। सबसे पहले तो अभी मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये लिस्ट डली है मिशन मोड प्रोजेक्ट। आपको दिख रहा है कि एक्चुअल भारत में तीन तरह से मिशन मोड प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एक जो सेंट्रल स्पॉन्सर है, मतलब केंद्र सरकार चलाती है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये सब ई गवर्नेंस मॉडल में आएंगे ना, बैंकिंग, सेंट्रल एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस। दूसरा जो स्टेट मैनेज करती है, तीसरा जो दोनों मैनेज करते हैं, इंटीग्रेटेड है। अब समझ लीजिए, इसको तो आप धीरे धीरे करके याद कर ही लीजिए, और इसमें रटना नहीं है। रटना क्यों नहीं है ये समझो। यहाँ पर पंचायत कौन देखेगा, मतलब इसको अपन कैसे याद रखें। भाई पंचायत देखने का काम किसका है। ठीक है, पुलिस किसका है। आपको मालूम है केंद्र सरकार की तो कोई पुलिस होती नहीं। कि एक बच्चे ने एक बार मुझसे कहा था कि सर केंद्र में भी तो होती है पुलिस। उसको मैं पुलिस नहीं कहता एग्जैक्टली, वो पैरामिलिट्री फोर्स होती है ना, अर्धसैनिक बल होते हैं। सीआरपीएफ, सीआईएस है, वो पैरामिलिट्री। तो पंचायत, पुलिस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। आपने देखा होगा कि आपके कॉलोनी या आसपास कहीं फेयर प्राइस शॉप होगी, जिसको अपन उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, जहां राशन की दुकान बोल लो आप सरल भाषा में। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, कमर्शियल टैक्स है, एग्रीकल्चर है। इनमें सब में काम कौन करेगा, राज्य करेगा ना। यहां पर अगर कहा जाए तो इस तरह से अगर कहा जाए कि हम अगर इनको लिस्ट से तैयार कर लें कि धीरे धीरे कर ले। यार इंश्योरेंस क्या है, राज्य, अब खुद दिमाग लगाओ, इंश्योरेंस राज्य का विषय है क्या, नहीं। कभी आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 का, संविधान में अनुच्छेद है 246, उसका व्याख्या है 7 शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इंश्योरेंस सेंट्रल का वित्त है। इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। पेंशन जो है वो देखेगी। ई ऑफिस सिस्टम वो देखेगी। पोस्ट ऑफिस सिस्टम वो देखेगी। इस तरह से हमारे दिमाग में जो है वो ये बात समझ में आती है कि आज भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन मोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये इतने, इनको कॉपी में लिखकर धीरे धीरे इनके ऊपर थोड़ा सा सोचो। क्या राज्य सरकार कोई बैंक गठित कर सकती है, यानी बैंकिंग नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक की कोई भी प्रक्रिया उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। तो वो सेंट्रल के प्रोजेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, क्या राज्य सरकार पासपोर्ट दे सकती है, नहीं दे सकती, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ही जो है जुड़ा होगा, गृह मंत्रालय से ही जुड़कर जो है वो प्रक्रिया जो है वो चलेगी उसकी पूरी के पूरी। ठीक है, ये मतलब इमिग्रेशन, वीजा, फॉरेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब क्या राज्य सरकार के अधीन है, नहीं, ये केंद्र के है। तो यहां पर जैसे, हाँ, अभी आप किसी कियोस्क पर जाते हो पीएससी का फॉर्म भरने, वो है कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी बोलते हैं उसको। कोई भी बेसिक जो छोटी मोटी आवश्यकता होती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की, वो कॉमन सर्विस सेंटर से जो आता। तो कॉमन सर्विस सेंटर जो है अगर कहा जाए दोनों का हो गया। कोर्ट सिस्टम, हमारे राज्य का खुद का भी कोर्ट है, एमपीपीएससी भी कराती है सिविल जज के एग्जाम। तो जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कहा जाए पूरी सेंट्रलाइज सिस्टम, तो दोनों कर रहे हैं। इसलिए ये प्रोजेक्ट कैसे हो गए, इंटीग्रेटेड जो है अगर कहा जाए मिशन मोड प्रोजेक्ट हो गए। तो इनको रटेंगे ना तो क्लैश हो जाएंगे। समझ लो कि हाँ यार कोर्ट के ऊपर वो भी काम कर रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है अगर कहा जाए
अब जो है जैसे जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज है ना, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट का जज, अब वो तो राज्य करेगा ना यहाँ पर उसके अपॉइंटमेंट, लेकिन हाई कोर्ट के जज में राज्य का कोई रोल नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ना, तो वहां दिमाग को आपस में अगर जोड़ोगे तो खुद ब खुद आंसर तक जो है वो लेके चला जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी, मिशन मोड प्रोजेक्ट आप आराम से इसको कर सकते थे या समझ सकते थे, ठीक है। चलिए अगले के ऊपर देखते हैं। अगला है, इंटरनेट जगत में प्रयोग किया जाने वाला मेटावर्स शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के लिए किया जाता है। तो पहले तो ये बता दूं कि मेटावर्स की कहानी को, ये पहले देखिए, वो इंग्लिश वाली भी यहाँ पे खुल गई है ना, आप खुद भी कर लीजिएगा। आपको एक बढ़िया सा मैंने साइबर क्राइम का, आप किसी बुक गाइड कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा इतना सरल लिखा हुआ है। आप मेंस में लिख के आओ ना, यूपीएससी पीएससी साइबर क्राइम को बच्चों वाली लैंग्वेज ही तो मांगते हैं, कौन सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज मांगते हैं। इतना सरल डेफिनेशन में यहाँ पर व्हाट आर साइबर क्राइम, है ना, साइबर क्राइम जो है अगर कहा जाए, ऑफेंस दैट में बी द कमिट अगेंस्ट द इंडिविजुअल कंपनी, जो दुनिया भर की चीजें यहाँ लिखी हुई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है साइट्स, ईमेल, चैट रूम, प्राइवेट सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, कितना सरल है ये। आप पूरी फाइल पढ़ लो 38 पेज की, यहाँ तक आपको साइबर क्राइम, और जैसे छोटे बच्चे जो अगर कॉमिक्स पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ लो तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये भी साइबर क्राइम में इस तरह से हम बच सकते हैं, ये कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, अब अगला जो है वो मैंने जो है वो मेटावर्स। अब मेटावर्स के लिए मैं गया नीति आयोग की वेबसाइट पर, बड़ा अच्छा आर्टिकल मुझे मिला, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया और अभी चर्चा में। मेटावर्स से ही उन्होंने ई गवर्नेंस को, ठीक है, वर्चुअल इंटेलिजेंस से जोड़ा। आज हम 3D जो है अगर कहा जाए वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे हैं। आज अगर मान के चलिए हम स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं, स्टेचू ऑफ वननेस बनाते हैं, वहां पर एक वर्चुअल टूर कराते हैं, 3D टूर कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो उसके लिए जो है वर्ड कहाँ से आया, तो ये लिखा हुआ है द, ठीक है, अगर कहा जाए अंडरस्टैंड मेटावर्स हैव द ट्रेवल बुक 1992, मेटावर्स द फर्स्ट क्वाइन, जो अगर कहा जाए नील सैमसन, साइंस फिक्शन नॉवल जो है वो स्नो क्रैश। ये मैं क्यों क्वेश्चन लिया, ये यार नीति आयोग लिख रहा है ना, नीति आयोग पढ़ा रहा है तुम लोगों को, तो तुमको प्रश्न बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ये खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है नीति आयोग की, इसमें वो बता रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज आप जो है वो बहुत सारे बच्चे इस क्लास के अंदर, बहुत सारे क्या जो है अगर कहा जाए, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो वीआर वॉक्स के बारे में तो जानते हैं, ठीक है, जो 3D वीआर जो वर्चुअल रियलिटी वॉक्स जो है वो जो लगा के हम जो है वो किसी मतलब अगर कहा जाए फिल्म को एंटरटेन करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, वो 3D मूवी देखते हैं, वो सब जो है अगर कहा जाए AR VR जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में वर्चुअल रियलिटी का एक फेस है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसी से मैंने दूसरा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेटावर्स, उसी वेबसाइट को मैंने यहाँ लिंक करा, इसी से मैंने दूसरा क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हो जाता, अगर ये मॉडल पूछता तो मैं सही कर देता, लेकिन जैसा प्रश्न बनाया वो मेरा ही गलत हो जाता अगर मैं पेपर देने जाता तो। लिखा है गवर्नमेंट टू कस्टमर टू गवर्नमेंट टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मॉडल, G2C2G मॉडल, ठीक है, यानी अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर तक गए और कंज्यूमर फिर गवर्नमेंट तक गया, किस मॉडल से संबंधित है। ब्रॉडकास्टिंग, पहले तो ये समझ लीजिए ये चारों मॉडल ई गवर्नेंस के मॉडल, यानी आपको ई गवर्नेंस का एक मॉडल भी जो है वो मैंने बताने की कोशिश करी। अब ये मैंने कहां से लिए, जब ये मेटावर्स वाला नीति आयोग का वेबसाइट में फॉलो कर रहा था, तब मुझे ई गवर्नेंस मॉडल की कहानी पता चली कि यार यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ अलग अलग लिखा है, जैसे लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर व्हाट इज ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस के अलग अलग जो है वो मॉडल्स लिखे हैं। जस्ट फर्स्ट लिखा हुआ है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, है ना, तो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल लिखा है द गवर्नमेंट कंट्रोल सेट ऑफ द मीडिया डिवीजन अंडर द ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा, राज्यसभा, टीवी, ठीक है, यहाँ पर ये सब ब्रॉडकास्टिंग मॉडल से लिया उसने, प्रधानमंत्री, मन की बात और ये सब चीजें, ठीक है। दूसरा जो है वो क्रिटिकल फ्लो मॉडल, यहाँ पर अगर कहा जाए। तीसरा अगर कहा जाए कंपैरेटिव जो है वो एनालिसिस मॉडल, यहाँ पर दिया हुआ, आप खुद भी पढ़ेंगे कि ये सब मॉडल के बारे में। कंपैरेटिव जो है वो अगर कहा जाए एनालिसिस मॉडल जो है वो यहाँ पर। चौथा जो है वो अगर कहा जाए लॉबिंग मॉडल, ठीक है, या मोबिलाइजेशन मॉडल। पांचवा जो है वो इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। तो ये अपने दिमाग में क्या हो गया कि ये जो मॉडल हैं, ये सब मॉडल ई गवर्नेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है दिस मॉडल एनेबल टू टू वे इंटरेक्टिव फ्लो इंफॉर्मेशन अमंग द पार्टिसिपेंट, इट में मेनली यूज्ड इन द जो है वो पब्लिक सर्विस ऑनलाइन एंड ऑनलाइन टू द पब्लिक, and it is a government to consumer to government model. In the future RT office could जो है inspect your vehicle and जो submit document in the sitting your home, ठीक, plugged your जो है अगर कहा जाए VR handset
एंड मेटा जो है वो रेडियो, मतलब अब भविष्य में अगर कहा जाए पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अवतार, ये सब भविष्य में होगा। अब इस दिशा के ऊपर सब कुछ जो है वो चलने लगा। तो अगर हम इन इन मॉडल्स को स्टडी करें तो हमको समझ पड़ता है कि हाँ यार क्या क्वेश्चंस जो है वो इनसे जो है वो पंच हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो मैंने मतलब आज का जो टॉपिक था वो करंट अफेयर से कनेक्ट करके मैंने यूनिट 10 को पढ़ाने की कोशिश करी, यूनिट 9 को पढ़ाने की कोशिश करी। बच्चों वाले प्रश्न तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वो तो हमको सभी बन जाते हैं। ई कॉमर्स में ई का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अभी अपना जो है वो अगर कहा जाए दिमाग हो गया कि हाँ भैया ई कॉमर्स में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इसमें कोई पूछेगा कि मुझे नहीं मालूम, तो वो तो फिर गड़बड़ बात है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा स्टैटिक हो चुके हैं, अब जिनका अगर कहा जाए कि की भूमिका खत्म हो चुकी है, उससे थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की ओर भी बढ़ने की जो है वो आदत डाली। ठीक है। दूसरा, फुल फॉर्म सबके, जैसे ई कॉमर्स है ना, तो उसमें हम ईडीआई का यूज रोज कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज को ही ईडीआई कहा जाता है। ठीक है, ईडीआई भाई रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम जो है वो ईडीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पता हो कि ईडीआई का फुल फॉर्म क्या हो तो अच्छा रहेगा। बस ऐसे अगर आप तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो मतलब आपका जो है वो गलत होगा। सब क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको एक हेल्दी एमपीपीएससी का दिसंबर का अप्रैल का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने के लिए एक अच्छी टेस्ट सीरीज चाहिए, मतलब अच्छी जैसे स्टैंडर्ड वाली टेस्ट सीरीज, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन हो मजेदार, और एग्जाम को क्वालिफाई करा सकें, एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड हो, ठीक है, अथेंटिक हो, कट पेस्ट वाले ना हो, किसी वेबसाइट के कट पेस्ट क्वेश्चन भी होते हैं वो ना हो, तो आप वो टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।